Chapter 13. Government. Why do we need a government? We all live in very large country. India is a group of several states and union territories, and that is why it is known as the Indian Union. It is like very huge family but with family members from different religions, castes, languages, etc., living in different parts of the house. India has common borders with many neighboring countries, big and small. The people of our country engage themselves in various types of commercial activities like agriculture, manufacturing, trade and commerce. Every part of the country is linked together by transport and communication network through railways, roadways, airways and communication connections. हम सभी एक बहुत बड़े देश में रहते हैं। भारत कई राज्यों, स्टेट्स और संघ शासित प्रदेशों, यूनियन टेरिटोरीज का समूह है और इसलिए इसे भारतीय संघ, इंडियन यूनियन के रूप में जाना जाता है। यह एक बहुत बड़ी परिवार की तरह है, जिसमें परिवार के सदस्य विभिन्न धर्मों, रिलीजन्स, जातियों, कास्ट्स, भाषाओं, लैंग्वेजेस आदि से संबंधित हैं, जो घर के विभिन्न हिस्सों में रहते हैं। भारत के पास कई पड़ोसी देशों के साथ सामान्य सीमाएं, कॉमन बॉर्डर्स हैं, जो बड़े और छोटे हैं। हमारे देश के लोग विभिन्न प्रकार की वाणिज्यिक गतिविधियों, कमर्शियल एक्टिविटीज में संलग्न, एंगेज रहते हैं, जैसे कृषि, एग्रीकल्चर, निर्माण, मैन्युफैक्चरिंग, व्यापार, ट्रेड और वाणिज्य, कॉमर्स। देश के प्रत्येक हिस्से को रेल, सड़क, हवाई मार्ग और संचार कनेक्शन, कम्युनिकेशन कनेक्शंस के नेटवर्क के माध्यम से एक दूसरे से जोड़ा गया है। Farmers grow food for us, while the army defends our borders from the enemies. Industries manufacture a huge range of goods, while shops and retail chains see to the sales and marketing part. But they all work in a team, under the supervision of the government. किसान हमारे लिए भोजन उगाते हैं, जबकि सेना हमारे सीमाओं की रक्षा करती है। उद्योग एक विशाल उत्पादों की श्रृंखला का निर्माण करते हैं, जबकि दुकानें और खुदरा श्रृंखलाएं बिक्री और विपणन, मार्केटिंग का काम देखती हैं। लेकिन ये सभी एक टीम में काम करते हैं, सरकार की निगरानी, सुपरविजन के तहत। The name of that managing body is the government. It can make decisions and get things done. Each citizen cannot individually participate in decision-making for such larger areas as the country's defense, economic measures or education policy. These things are carried out by a separate body under the guidance of the central government. यह प्रबंधन करने वाली संस्था का नाम सरकार है। यह निर्णय, डिसीशंस ले सकती है और कार्यों को लागू, गेट थिंग्स डन, कर सकती है। प्रत्येक नागरिक स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने में भाग नहीं ले सकता, जैसे देश की रक्षा, डिफेंस, आर्थिक उपाय, इकोनॉमिक मेजर्स या शिक्षा नीति, एजुकेशन पॉलिसी जैसी बड़ी समस्याओं में। इन कार्यों को एक अलग संस्था द्वारा, केंद्रीय सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट की मार्गदर्शन में किया जाता है। The government is an organization or agency through which a political system exercises its authority, regulates public policy and administers its subjects. In a modern society, government plays a crucial role in every field of life. Government has to oversee many activities, such as the welfare of citizens of all kinds, running postal and railway services, minting coins, maintaining law and order, rushing assistance to people in case of a natural disaster, etc.
सरकार एक संगठन, ऑर्गेनाइजेशन या एजेंसी है जिसके माध्यम से एक राजनीतिक प्रणाली, पॉलिटिकल सिस्टम अपनी अधिकारिता, अथॉरिटी का प्रयोग करती है। सार्वजनिक नीति, पब्लिक पॉलिसी को नियंत्रित, रेगुलेट करती है और अपने नागरिकों, सब्जेक्ट्स का प्रबंधन, एडमिनिस्टर करती है। एक आधुनिक समाज में सरकार जीवन के हर क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सरकार को कई कार्यों की निगरानी, ओवरसी करनी होती है, जैसे सभी नागरिकों की भलाई, वेलफेयर, डाक और रेलवे सेवाओं का संचालन, पोस्टल एंड रेलवे सर्विसेज, सिक्कों का निर्माण, मिंटिंग कॉइन्स, कानून और व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखना, प्राकृतिक आपदा, नेचुरल डिजास्टर के दौरान लोगों को मदद पहुंचाना आदि। The government does these things on behalf of the people by providing leadership to the country, making decisions and implementing them in the best interests of all citizens. सरकार यह सब काम लोगों की ओर से on behalf of the people करती है, देश को नेतृत्व, लीडरशिप प्रदान करती है, निर्णय, डिसीशंस लेती है और उन्हें सभी नागरिकों के सर्वोत्तम हित, बेस्ट इंटरेस्ट्स में लागू, इम्प्लीमेंट करती है। Levels of government. India is very vast country. It has 28 states and 8 union territories. Some of its states are larger than many European countries. The government works at different levels to govern the entire country efficiently. भारत एक बहुत बड़ा देश है। इसमें 28 राज्य, स्टेट्स और 8 संघ शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटोरीज हैं। इसके कुछ राज्य कई यूरोपीय देशों से भी बड़े हैं। सरकार पूरे देश को प्रभावी, एफिशिएंटली तरीके से चलाने के लिए विभिन्न स्तरों पर काम करती है। Different areas have different social and economic backgrounds, and so their needs and goals are also different. Proper development of such widely different regions is not possible if a centralized authority has all the decision-making power. Therefore, for administrative efficiency and successful working of development programs, 3-tier arrangements have been made at which the government works. These levels are local level, at village, state level and at the national level. The local level covers villages and towns, the state level covers an entire state i.e. UP, West Bengal, Andhra Pradesh etc. and the national level relates to the entire country. विभिन्न क्षेत्रों, एरियाज की सामाजिक, सोशल और आर्थिक, इकोनॉमिक पृष्ठभूमियां, बैकग्राउंड्स अलग अलग होती हैं और इस वजह से उनकी आवश्यकताएं, नीड्स और लक्ष्य, गोल्स भी अलग होते हैं। इतने विभिन्न क्षेत्रों का सही तरीके से विकास, डेवलपमेंट तब तक संभव नहीं हो सकता जब तक एक केंद्रीकृत, सेंट्रलाइज्ड प्राधिकरण, अथॉरिटी सारे निर्णय, डिसीजन मेकिंग नहीं करता। इसलिए प्रशासनिक दक्षता, एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी और विकास कार्यक्रमों, डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के सफल कार्यान्वयन, सक्सेसफुल वर्किंग के लिए 3 स्तरीय 3-tier व्यवस्था बनाई गई है जिस पर सरकार काम करती है। ये स्तर हैं: स्थानीय स्तर, लोकल लेवल, गांवों में, राज्य स्तर, स्टेट लेवल और राष्ट्रीय स्तर, नेशनल लेवल। स्थानीय स्तर पर गांव और कस्बे आते हैं। राज्य स्तर पर एक पूरा राज्य जैसे यूपी, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश आदि आता है और राष्ट्रीय स्तर पर देश के पूरे क्षेत्र को शामिल किया जाता है। Laws and the government. The government performs various functions. It makes laws and ensures that they are followed.
The central government represents the whole country. It is through its government that state makes laws and enforces these laws. सरकार विभिन्न कार्यों का पालन करती है। यह कानून बनाती है और यह सुनिश्चित करती है कि वे लागू फॉलो किए जाएं। केंद्रीय सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट पूरे देश का प्रतिनिधित्व रिप्रेजेंट्स करती है। इसके माध्यम से ही राज्य स्टेट कानून बनाता है और इन कानूनों को लागू एनफोर्सेस करता है। Therefore, citizens of a country have to follow the laws made by the government. The government always makes law keeping the best interest of the people in view. For instance, if you want to drive vehicle, you need a driving license. It is the law. Laws are made by the government and executed by their different agencies. The police system, which sees to it that people are driving with a valid license, is a government agency. इसलिए देश के नागरिकों को सरकार द्वारा बनाए गए कानूनों का पालन फॉलो करना पड़ता है। सरकार हमेशा लोगों के सर्वोत्तम हित बेस्ट इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए कानून बनाती है। उदाहरण के लिए, अगर आपको वाहन चलाना है तो आपको ड्राइविंग लाइसेंस की आवश्यकता होती है। यह कानून है। कानून सरकार द्वारा बनाए जाते हैं और उन्हें विभिन्न एजेंसियों द्वारा लागू एग्जीक्यूटेड किया जाता है। पुलिस प्रणाली पुलिस सिस्टम जो यह सुनिश्चित करती है कि लोग वैलिड लाइसेंस के साथ ड्राइव कर रहे हैं, एक सरकारी एजेंसी गवर्नमेंट एजेंसी है। Government is organized into many public offices, all of which have many legal powers. It is through these various agencies that the government discharges its functions. सरकार को कई सार्वजनिक कार्यालयों पब्लिक ऑफिसेज में संगठित ऑर्गेनाइज्ड किया गया है, जिनमें कई कानूनी शक्तियां लीगल पावर्स होती हैं। यह विभिन्न एजेंसीज सरकार के कार्यों को निभाती हैं। So, when a traffic inspector checks if a driver is carrying a valid license, it is a legal procedure. In the absence of laws, legal power, the government cannot enforce its laws. इसलिए जब एक यातायात निरीक्षक ट्रैफिक इंस्पेक्टर यह जांचता है कि कोई चालक ड्राइवर वैलिड लाइसेंस लेकर चला रहा है या नहीं, तो यह एक कानूनी प्रक्रिया लीगल प्रोसीजर है। अगर कानून लीगल पावर नहीं होते तो सरकार अपने कानूनों को लागू एनफोर्स नहीं कर सकती। The judiciary is an important organ of the government. Its main duty is to defend the laws made by the government. If people or public offices violate a law, this can be punished by the judiciary. न्यायपालिका सरकार का एक महत्वपूर्ण अंग, इम्पोर्टेंट ऑर्गन है। इसका मुख्य कर्तव्य, ड्यूटी, सरकार द्वारा बनाए गए कानूनों, लॉज की रक्षा, डिफेंड करना है। यदि लोग या सार्वजनिक कार्यालय, पब्लिक ऑफिसेज किसी कानून का उल्लंघन, वायोलेट करते हैं, तो न्यायपालिका द्वारा उन्हें सजा, पनिश्ड, दी जा सकती है। For example, if there is any discrimination in employment on the basis of caste, religion, sex, etc., the victim can take the matter to court for justice. The court will administer justice by providing compensation to the victim and by punishing the guilty. उदाहरण के लिए, यदि नौकरी, एम्प्लॉयमेंट में जाति, धर्म, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन होता है, तो पीड़ित, विक्टिम, व्यक्ति मामले को न्याय के लिए अदालत, कोर्ट में ले जा सकता है।
अदालत न्याय, जस्टिस प्रदान करेगी, जिसमें पीड़ित को मुआवजा, कंपेंसेशन देना और दोषी, गिल्टी को सजा देना शामिल होगा। Categories of government. There are two categories of government, centralized and decentralized. Centralized governments keep tight control over government power. These types of government include monarchy, dictatorship, authoritarian rule, etc. सरकार की दो श्रेणियां हैं, केंद्रीकृत, centralized और विकेंद्रीकृत, decentralized. केंद्रीकृत सरकार, centralized governments, सरकार के शक्ति, पावर पर पूरी तरह से नियंत्रण, टाइट कंट्रोल रखती है। इस प्रकार की सरकारों में राजशाही, मोनार्की, तानाशाही, डिक्टेटरशिप और अधिनायकवादी शासन, अथॉरिटेरियन रूल शामिल हैं। On the other hand, in decentralized type of government, power is shared with others like a village, grassroots level, to state government, to the center. This is a structure with each level having its own powers and functions. This type of structure is typical of democracy. In democracy, people elect their representatives by vote. दूसरी ओर, विकेंद्रीकृत सरकार, डिसेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट में शक्ति को अन्य स्तरों के साथ साझा, शेड किया जाता है, जैसे कि एक गांव, ग्रासरूट्स लेवल, राज्य सरकार, स्टेट गवर्नमेंट और केंद्र, सेंटर। यह एक संरचना है जिसमें प्रत्येक स्तर के पास अपनी अपनी शक्तियां, पावर्स और कार्य, फंक्शंस होते हैं। यह संरचना लोकतंत्र, डेमोक्रेसी की विशेषता है। लोकतंत्र में लोग अपने प्रतिनिधियों को वोट के द्वारा चुनते हैं। Democratic government is ultimately accountable to the people. Government has to work according to the will of majority of voters. A government that fails to do so can lose the confidence of the people and be thrown out of power in the next elections. In democracy, people rule indirectly. एक लोकतांत्रिक सरकार अंततः लोगों, people के प्रति उत्तरदायी, अकाउंटेबल होती है। सरकार को मतदाताओं, वोटर्स की बहुमत, मेजॉरिटी की इच्छा, विल के अनुसार काम करना होता है। जो सरकार ऐसा करने में विफल रहती है, वह लोगों का विश्वास, कॉन्फिडेंस खो सकती है और अगले चुनावों, इलेक्शंस में सत्ता से हटा दी जाती है। लोकतंत्र में लोग प्रत्यक्ष रूप से नहीं, बल्कि प्रत्यक्ष रूप से शासन करते हैं। इसका मतलब है कि लोग अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन करते हैं। Democratic and authoritarian government. Democratic government means a government of the people, by the people and for the people. Democratic government is that form of government in which the people rule themselves through their representatives. It is based on three basic principles: individual rights, equality and liberty. लोकतांत्रिक सरकार, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का मतलब है लोगों का शासन, लोगों द्वारा और लोगों के लिए। यह वह प्रकार की सरकार है जिसमें लोग अपने प्रतिनिधियों, रिप्रेजेंटेटिव्स के माध्यम से खुद को शासित करते हैं। यह तीन बुनियादी सिद्धांतों, प्रिंसिपल्स पर आधारित है: व्यक्तिगत अधिकार, इंडिविजुअल राइट्स, समानता, इक्वालिटी और स्वतंत्रता, लिबर्टी। In democratic form of government, every citizen has the right to participate in the process of government. Public offices are open to all. It includes an ideal social system aimed at social welfare through the fullest development of the human being. In this type of system, everyone is equal before law.
Everyone enjoys equal rights, duties and opportunities. No discrimination is made among citizens. All citizens enjoy freedom of expression. लोकतांत्रिक सरकार के रूप में प्रत्येक नागरिक को सरकार के कार्यों, प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट में भाग लेने का अधिकार होता है। सार्वजनिक कार्यालय, पब्लिक ऑफिसेज सभी के लिए खुले होते हैं। इसमें एक आदर्श सामाजिक प्रणाली, आइडियल सोशल सिस्टम शामिल है, जिसका उद्देश्य मानव विकास, फुलेस्ट डेवलपमेंट ऑफ द ह्यूमन बीइंग के माध्यम से सामाजिक कल्याण, सोशल वेलफेयर प्राप्त करना है। इस प्रकार की प्रणाली में सभी लोग कानून के सामने समान होते हैं। सभी को समान अधिकार, राइट्स, कर्तव्य, ड्यूटीज और अवसर, अपॉर्चुनिटीज मिलते हैं। नागरिकों के बीच कोई भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाता है। सभी नागरिकों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन प्राप्त होती है। An authoritarian government is one that is based on force and not on people's choice. Another name for authoritarian government is dictatorship, in which people have no share in the process of government. Such government does not accept the principles of political equality or freedom of expression. अधिनायकवादी सरकार, अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट, वह सरकार होती है जो बल, फोर्स पर आधारित होती है और लोगों के चुनाव, पीपल्स चॉइस पर नहीं। इस प्रकार की सरकार को तानाशाही, डिक्टेटरशिप भी कहा जाता है, जिसमें लोगों का सरकार के कार्यों में कोई हिस्सा, शेयर नहीं होता। ऐसी सरकार राजनीतिक समानता, पॉलिटिकल इक्वालिटी या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के सिद्धांतों को स्वीकार नहीं करती है। People do not have any say in the formation of government. All activities in the country are controlled by the central authority. The government has unlimited power. The central authority possesses absolute sovereignty and exercises its power as it wishes. लोगों का सरकार के निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट में कोई हाथ नहीं होता। देश में सभी गतिविधियां, एक्टिविटीज केंद्रीय प्राधिकरण, सेंट्रल अथॉरिटी द्वारा नियंत्रित, कंट्रोल्ड होती हैं। सरकार के पास असीमित शक्ति, अनलिमिटेड पावर होती है। केंद्रीय प्राधिकरण के पास पूर्ण संप्रभुता, एब्सोल्यूट सॉवरेंटी होती है और यह अपनी इच्छाओं के अनुसार अपनी शक्ति का प्रयोग, एक्सरसाइज करता है। But this type of government has some advantages. It is said to be efficient and capable of taking quick decisions. It is also said to provide strong and stable government. But such justifications ignore the fact that the common people have no say in day-to-day government. They have no power to decide how to live their lives. हालांकि इस प्रकार की सरकार के कुछ फायदे, एडवांटेजेस भी होते हैं। इसे प्रभावी, एफिशिएंट और त्वरित निर्णय, क्विक डिसीजंस लेने में सक्षम माना जाता है। इसे एक मजबूत और स्थिर, स्टेबल सरकार देने वाली भी कहा जाता है। लेकिन इस तरह के तर्क, जस्टिफिकेशंस इस तथ्य, फैक्ट की अनदेखी करते हैं कि आम लोग, कॉमन पीपल, सरकार के रोजमर्रा के कार्यों, डे टू डे गवर्नमेंट में कोई भूमिका से नहीं रखते। उनके पास यह निर्णय लेने की शक्ति नहीं होती कि उन्हें अपने जीवन को कैसे जीना चाहिए। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स। In democracy, it is the people who have the right to elect their representatives. Only adults, male or female, who have attained the age of 18 years, have the right to vote in these elections. लोकतंत्र में
लोगों, पीपल को अपने प्रतिनिधियों, रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनने का अधिकार, राइट, होता है। केवल वे व्यक्तिगत, अडल्ट्स, पुरुष या महिलाएं जो 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुके हैं, इन चुनावों में मतदान, वोट करने का अधिकार रखते हैं। If the voters elect able persons as their representatives, the government functions well. Democratic government, however, is the government of the people. If the voters select good representatives, the government will function well. If the selected representatives are corrupt or incompetent, the government will be corrupt and inefficient. यदि मतदाता सक्षम, एबल व्यक्तियों को अपने प्रतिनिधि के रूप में चुनते हैं, तो सरकार अच्छे से काम करती है। हालांकि लोकतांत्रिक सरकार लोगों की सरकार होती है। अगर मतदाता अच्छे प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं, तो सरकार अच्छा कार्य करती है। यदि चुने गए प्रतिनिधि भ्रष्ट, करप्ट या अयोग्य, इनकॉम्पिटेंट होते हैं, तो सरकार भी भ्रष्ट और अप्रभावी, इनएफिशिएंट हो जाती है। Democratic government functions well if the citizens are aware of their rights and duties. Citizens have to be vigilant in democracy. They often have to take important decisions. एक लोकतांत्रिक सरकार तभी अच्छा काम करती है जब नागरिक, citizens, अपने अधिकारों, राइट्स और कर्तव्यों, ड्यूटीज के प्रति जागरूक, अवेयर होते हैं। नागरिकों को लोकतंत्र में सतर्क, विजिलेंट रहना पड़ता है। उन्हें अक्सर महत्वपूर्ण निर्णय, इम्पॉर्टेंट डिसीजंस लेने होते हैं। If they possess adequate knowledge of the problems of their country or region, they can take correct decisions. Therefore, citizens should keep themselves up to date through newspapers, radio, televisions, public meetings and other media. अगर नागरिकों को अपने देश या क्षेत्र की समस्याओं, प्रॉब्लम्स के बारे में पर्याप्त जानकारी, नॉलेज होती है, तो वे सही निर्णय, करेक्ट डिसीजंस ले सकते हैं। इसलिए नागरिकों को समाचार पत्रों, न्यूज़पेपर्स, रेडियो, टीवी, टेलीविजन, सार्वजनिक बैठकें, पब्लिक मीटिंग्स और अन्य मीडिया के माध्यम से अपने आप को अद्यतन, अप टू डेट रखना चाहिए। In democracy, every citizen has the freedom to express his views wherein he would want that others should understand his viewpoints. Likewise, he should understand that others also want that he should understand their viewpoints. लोकतंत्र में हर नागरिक, सिटीजन को अपनी राय, व्यूज व्यक्त करने की स्वतंत्रता, फ्रीडम होती है, ताकि वह दूसरों को अपनी विचारधारा, व्यू पॉइंट्स समझा सके। इसी तरह उसे यह भी समझना चाहिए कि दूसरों को भी यह अधिकार है कि वह अपनी राय उसके सामने रखें। Even the views of an opponent should be heard patiently. In a good democracy, the views of the opposition are treated with respect. Citizens have the right to consider the working of the government and to criticize it for its mistakes. यह महत्वपूर्ण है कि विपक्ष, अपोनेंट के विचारों, व्यूज को भी धैर्यपूर्वक, पेशेंटली सुना जाए। एक अच्छे लोकतंत्र में विपक्ष के विचारों का सम्मान, रिस्पेक्ट किया जाता है। नागरिकों को सरकार के कार्यों, वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट पर विचार, कंसिडर करने और उसकी गलतियों, मिस्टेक्स की आलोचना, क्रिटिसाइज करने का अधिकार है। They have the right to oppose the policies of their government if they do not approve of these policies. But in doing so, they should follow lawful and peaceful methods. अगर नागरिक अपने सरकार की नीतियों, पॉलिसीज
से सहमत नहीं हैं, तो वे इन नीतियों का विरोध अपोज करने का अधिकार रखते हैं। लेकिन ऐसा करते समय उन्हें कानूनी, लॉफुल और शांतिपूर्ण, पीसफुल तरीके से कार्य करना चाहिए। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। In democratic government, people elect their representatives who work on behalf of the people. Political parties put up candidates for election. Our country is an example of a representative democracy. लोकतांत्रिक सरकार में लोग अपने प्रतिनिधियों, representatives, को चुनते हैं जो लोगों की ओर से काम करते हैं। राजनीतिक दल, political parties, चुनाव के लिए उम्मीदवार, कैंडिडेट्स, प्रस्तुत करते हैं। हमारा देश एक प्रतिनिधि लोकतंत्र, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का उदाहरण है। The parties explain their programs to the voters. Political parties play very important part in democracy. They work as link between the masses and the government. They organize public opinion. On various issues of public interest, they support or oppose measures taken by the existing government. राजनीतिक दल अपने कार्यक्रम, प्रोग्राम्स को मतदाताओं, वोटर्स के सामने प्रस्तुत करते हैं। राजनीतिक दल लोकतंत्र में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका, इम्पोर्टेंट पार्ट, निभाते हैं। वे जनता और सरकार के बीच एक लिंक के रूप में कार्य करते हैं। वे सार्वजनिक राय, पब्लिक ओपिनियन का आयोजन, ऑर्गेनाइज करते हैं। विभिन्न सार्वजनिक हित, पब्लिक इंटरेस्ट से जुड़े मुद्दों पर वे मौजूदा सरकार द्वारा उठाए गए उपायों, मेजर्स का समर्थन, सपोर्ट या विरोध, अपोज करते हैं। Often, there are independent candidates who fight elections on their own. अक्सर स्वतंत्र उम्मीदवार, independent candidates, होते हैं जो चुनाव लड़ते हैं। The representatives elected by the people form the legislature. The political party which wins a majority of seats in the legislature forms the government. Thus, representative democracy in one sense means rule of the majority. जो प्रतिनिधि लोग चुनते हैं, वे संविधान, लेजिस्लेचर का निर्माण करते हैं। वह राजनीतिक दल, पॉलिटिकल पार्टी, जो विधानसभा में बहुमत, मेजॉरिटी सीटों पर विजय प्राप्त करता है, वह सरकार, गवर्नमेंट बनाता है। इस प्रकार प्रतिनिधि लोकतंत्र का एक अर्थ है बहुमत का शासन, रूल ऑफ द मेजॉरिटी। Representatives belonging to other political parties, being in the minority, form the opposition in the legislature. Sometimes, when no single political party is in the majority, one or more of the contesting political parties join hands to form the government. This alliance is called a coalition government. There can also be situation where the party getting the largest number of seats, though not majority of seats, forms the government with the support of other political parties and independent members. अन्य राजनीतिक दलों से आने वाले प्रतिनिधि जो बहुमत में नहीं होते, विपक्ष, ऑपोजिशन का निर्माण करते हैं। कभी-कभी जब कोई एकल राजनीतिक दल बहुमत में नहीं होता, तो एक या एक से अधिक प्रतिस्पर्धी राजनीतिक दल मिलकर सरकार बनाने के लिए हाथ मिलाते हैं। इस गठबंधन को गठबंधन सरकार, कोलिशन गवर्नमेंट कहा जाता है। ऐसी स्थिति भी हो सकती है जब वह दल जिसे सबसे अधिक सीटें मिली हैं, भले ही वह बहुमत में न हो, दूसरे राजनीतिक दलों और स्वतंत्र सदस्यों, इंडिपेंडेंट मेंबर्स के समर्थन से सरकार बना सकता है। Majority rule does not mean ignoring the views of minority. In India, before independence,
small minority was allowed to vote. Several national leaders condemned this practice and demanded that every adult should have equal right to vote. बहुमत का शासन, majority rule, का मतलब यह नहीं होता कि अल्पसंख्यकों, minority, के विचारों को अनदेखा किया जाए। भारत में स्वतंत्रता से पहले, बिफोर इंडिपेंडेंस, केवल एक छोटी सी अल्पसंख्यक को मतदान, वोट करने की अनुमति थी। कई राष्ट्रीय नेताओं ने इस प्रथा की आलोचना, कंडेम्ड, की और यह मांग की कि हर वयस्क, अडल्ट, को मतदान का समान अधिकार मिलना चाहिए। This is the basic principle of a representative democracy. It is known as universal adult franchise. Democracy is successful only when all the citizens have the right to vote. यह प्रतिनिधि लोकतंत्र, representative democracy, का मूलभूत सिद्धांत, बेसिक प्रिंसिपल, है, जिसे विश्वव्यापी वयस्क मताधिकार, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रैंचाइज, कहा जाता है। एक लोकतंत्र तभी सफल होता है जब सभी नागरिकों के पास मतदान का अधिकार, राइट टू वोट, होता है।